लेक्चर नंबर 6 भी। इस लेक्चर में हम सबसे पहले इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। The INC and DEC instructions respectively add one and subtract one from a single operand। तो अगर इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे तो वो नंबर के अंदर वन ऐड कर देगा। अगर हम डिक्रीमेंट की यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शन तो वो जो भी नंबर होगा या इंटीजर होगा उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल डॉट डाटा के अंदर हमने एक बाय वर्ड बनाया, इसमें ये 1000 हेक्सा वैल्यू है। अगर हम इसे इंक्रीमेंट माय वर्ड करेंगे तो 1001 हो जाएगा, इसमें वन ऐड हो जाएगा। और अगर हम फिर इसमें डिक्रीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मूव किया पहले bx के अंदर, फिर bx में डिक्रीमेंट कर दिया, तो अब इसमें करंटली bx में वैल्यू माय वर्ड थी जो कि अपडेट होकर 1001 था। तो इसमें से जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वन माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट से ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी एंड पैरिटी फ्लैग्स ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिजल्ट। अगर रिजल्ट में कैरी ओवरफ्लो हो रहा है तो वो जो बिट है आपकी, वो जो फ्लैग है वो हाई हो जाएगा। Next है जी add instruction। The add instruction adds a source operand to a destination operand of the same size। ओके, इसके अंदर add instruction के भी वही रूल्स हैं जो कि move instruction के हैं। इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि दोनों ऑपरेंड्स का साइज सेम होना, मेमोरी साइज सेम होना ज़रूरी है। और जो एंड रिजल्ट आएगा, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड किए गए और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डेस्टिनेशन में पहले ऑपरेंड में सेव होगा। इट मीन्स के जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है वो अपडेट हो जाएगा, इसमें जो भी वैल्यू पहले पड़ी थी वो ओवरराइट हो जाएगी। जैसे कि दो वेरिएबल बनाए गए हैं, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, 10,000 एंड 20,000, ये दोनों कीवर्ड हैं यानी कि 32 बिट के हैं। तो अगर हम इसको मूव करेंगे वेरिएबल 1 को, तो दोनों मेमोरी ऑपरेंड्स हैं, अगेन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो पहले एक वेरिएबल को मूव करना होगा किसी एक रजिस्टर के अंदर, क्योंकि ये 32 बिट की टाइप है तो हमें रजिस्टर भी 32 बिट का लेना होगा। इट मीन्स के वेरिएबल 1 को लेट से कि हम मूव कर लेते हैं EAX के अंदर, फिर हम ऐड कर सकते हैं EAX एंड वेरिएबल 2। तो इस तरह से हमारा हम इनकी एडिशन परफॉर्म करेंगे। अगेन जो फ्लैग्स हैं हमारे वो इस इंस्ट्रक्शन से अपडेट होते हैं और डिपेंड करता है आपके डेस्टिनेशन में क्या रिजल्ट आया उसके ऊपर। अगर जीरो आ रहा होगा तो जीरो फ्लैग हाई हो जाएगा, कैरी आ रहा होगा तो कैरी फ्लैग हाई हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट हमारे फ्लैग्स जो है वो अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी सब इंस्ट्रक्शन। सब इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है। इसका भी वही फॉर्मेट है जैसे कि ऐड का है, वही सिंटेक्स है। सब, डेस्टिनेशन एंड सोर्स, वही रूल्स हैं जो कि हमने मूव और एडिशन एड्स के अंदर पढ़े थे। अगेन इसकी एग्जांपल देखते हैं। दो वेरिएबल बनाए गए हैं, 30,000 वेरिएबल 1 है और 10,000 वेरिएबल 2 है। तो दोनों मेमोरी ऑपरेंड्स हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा कि पहले वेरिएबल 1 को मूव करना होगा किसी एक रजिस्टर के अंदर, फिर हम उसके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। एडिशन के अंदर इसमें भी जो रिजल्ट आएगा वो डेस्टिनेशन में फर्स्ट ऑपरेंड में ही सेव होगा, यानी फर्स्ट ऑपरेंड हमारा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि एडिशन में तो जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट ऑपरेंड में सेकंड ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट करें तो डिफरेंस नहीं आता एडिशन के अंदर, अनलेस के वो साइन हो। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये इशू आता है। तो पहले इसके अगर हम गौर करें तो इसमें हमेशा सब्ट्रैक्शन डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होगी, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होती है, क्योंकि अगर 30,000 में से 1,000 माइनस करें तो आंसर और आता है, 10,000 में से 30,000 माइनस करें तो रिजल्ट और आता है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होता है। जैसे कि अब इसको इस एग्जांपल को देखें तो वेरिएबल 1 EX में हम करें सब EX वेरिएबल 2, यानी EX में इस टाइम पे वेरिएबल 1 है, 30,000 वाली वैल्यू है, 30 में से अब 10 माइनस हो रहा है तो ये आपका आंसर 20,000 आ जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपके फ्लैग जो है वो अपडेट होते हैं।
ये सब्ट्रैक्शन का एक उसने बताया कि कंप्यूटर सीपीयू कैसे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता है। तो सब्ट्रैक्शन ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, बेसिकली होता यह है कि हम एक नंबर में दूसरे का नेगेटिव नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसका बाइनरी हो कोई नंबर, इसका अगर हम बाइनरी करें, इसको कन्वर्ट करें नंबर को, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो सीपीयू ने बाइनरी में करना है, तो ये 32 बिट का एक बाइनरी नंबर होगा, ये भी एक 32 बिट का बाइनरी नंबर होगा। एडिशन तो इनकी हो जाएगी, लेकिन जब इसमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर कंप्यूटर जो करता है वो बेसिकली इसका नेगेटिव फाइंड करता है सेकंड ऑपरेंड का, और नेगेटिव फाइंड करने के लिए वो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेता है। ये हम बाइनरी नंबर जब पढ़े तो हमने कहा था कि नेगेटिव जो नंबर होता है वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है। तो कंप्यूटर बेसिकली इसको ऐसे परफॉर्म करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को, कि वो पहला नंबर जो है उसको वैसे रहने देगा, ये जो दूसरा नंबर है वो उसका ये इस मेथड से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का, पहले उस नंबर की बिट्स को इन्वर्ट किया जाता है, इन्वर्ट करने के बाद फिर उसको उसमें +1 कर देते हैं, तो फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो जब हमने दूसरे नंबर का नेगेटिव या नेगेशन फाइंड कर लिया, तो फिर आसान है, फिर पहले नंबर में उसको ऐड ही करना है। तो इस सब्ट्रैक्शन के सब इंस्ट्रक्शन के बिहाइंड सीपीयू इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास NEG इंस्ट्रक्शन, यानी कि नेगेट इंस्ट्रक्शन। It reverses the sign of a number by converting the number of to its 2's complement. अगर किसी नंबर का नेगेटिव नंबर फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली नेगेट की इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। ये भी नेगेटिव नंबर बाइनरीज में हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट से फाइंड किए जाते हैं। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लेना हो या किसी नंबर का नेगेटिव फाइंड करना हो, तो फिर हम नेगेट की इंस्ट्रक्शन NEG से को यूज करते हैं। इन टूल्स को यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नेगेशन, इनको यूज करके हम कोई भी मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन उसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरह से आर, हम चाहते हैं जी r इज इक्वल टू -x1 प्लस y प्लस z, लेट से इस तरह कोई एक्सप्रेशन है, या ये जिस तरह से ये नीचे लिखा हुआ है इस तरह कोई एक्सप्रेशन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम इसे इन टूल्स के थ्रू एडिशन, नेगेशन, सब्ट्रैक्शन, इनको यूज करके हम ये काम कर सकते हैं, जैसे कि इस कोड में नीचे दिया हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी इनमें वैल्यूज लेट से हमें मिली हुई हैं, हमने यहाँ पे डाटा डिफाइन कर लिया। आर वैल्यू में रिजल्ट आना, तो इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, अनइनिशियलाइज रखा है, जो इसका आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमने एक्स वैल्यू बनाया जिसमें 26 है, एसटी वर्ड है ये, क्योंकि साइन नंबर भी आ सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से। वाई वैल्यू में 30 रखा है एसटी वर्ड, एंड जी वैल्यू में एसटी वर्ड 40 रख दिया। तो पहली टर्म हमें ये चाहिए -x वैल्यू। तो अगर हम x वैल्यू का नेगेशन ले लें, नेगेट कर लें, तो मेरे पास ये वाली टर्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी जैसे यहाँ पे की हुई है। EX में x वैल्यू को मूव किया और फिर उसको नेगेट कर लिया। रजिस्टर में इसलिए मूव कर रहे हैं कि इसने आगे फर्दर भी ऐड होना है, तो मेमोरी होगा तो एडिशन नहीं होगी, तो हम पहले ये काम करते हैं कि हम इसे रजिस्टर में मूव कर लेते हैं। सेकंड जो टर्म है मेरे पास है y वैल्यू माइनस z वैल्यू। y वैल्यू को पहले रखना पड़ेगा एक रजिस्टर के अंदर, डायरेक्टली हम इन पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो पहले रजिस्टर EBX में मूव कर लिया, फिर उसमें उसकी सब्ट्रैक्शन कर दी सब EBX z वैल्यू। ठीक है, साथ ही रिजल्ट्स भी कमेंट्स में शो हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, पहला स्टेप में 26 का एक्स वैल्यू नेगेट कर दिया तो -26 हो जाएगा। दूसरे में y वैल्यू माइनस z वैल्यू है, y वैल्यू इज 30 एंड z वैल्यू इज 40, तो 30 - 40 इज इक्वल टू -10, तो इस टर्म से -10 आ जाएगा। अब ये जो दो है हमारे पास, एक EX में जो रिजल्ट आया और जो एक EBX में है, हमने इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए ऐड EX EBX लिखें तो आंसर आ जाएगा, वो आंसर हम अपने रिजल्ट R वैल्यू में मूव कर देते हैं, तो आंसर मेरा -36 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म मुझे -10 दे रही है और ये -26 दे रही है, दोनों को ऐड करेंगे तो -36 रिजल्ट आ जाएगा।
इस तरह से हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स एंड डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो हम डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स कुछ यूज करते हैं, जिस तरह से ऑफसेट, पीटीआर ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, लेंथ ऑफ ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। Offset operator returns the distance of a value from the beginning of its enclosing segment। ठीक है, इनको मैं वन बाय वन आगे चल के डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो इनकी बेसिक सी स्टेटमेंट है। जैसे कि ऑफसेट ऑपरेटर क्या करता है, एज आई सेड द ऑफसेट ऑपरेटर रिटर्न्स द ऑफसेट ऑफ ए डाटा लेबल। ठीक है, तो किसी भी डाटा लेबल का अगर हमें ऑफसेट फाइंड करना है तो हम ऑफसेट ऑपरेटर को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। The offset represents the distance in bytes of the label from the beginning of the data segment। ठीक है, तो offset क्या रिप्रेजेंट करता है कि डाटा सेगमेंट जहाँ से शुरू हुआ है उससे उसका एंड तक डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल से चीज़ें क्लियर होगी ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जी मेरे पास डॉट डाटा है, तो मैंने एक बी वैल्यू बाइट बना लिया। मैंने चार अपनी जो डाटा टाइप्स हैं उनसे ये चार वेरिएबल बना लिए, वर्ड बना लिए हैं, दो डी वर्ड बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जब बी वैल्यू बनाया तो इसका जो ऑफसेट था वो 00404,000 है। ठीक है, अभी तक हम जितनी एग्जांपल्स करते हैं हम इनको 000 कंसीडर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा 000 जो ऑफसेट है वो आपका फ्री हो। फॉर एग्जांपल कि ये वाला ऑफसेट फ्री था तो उसने इसको ये ऑफसेट वेरिएबल को असाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर हम ये लिखेंगे द ऑफसेट ऑपरेटर ऑफ बी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं ऑफसेट ऑपरेटर इस ऑफसेट लगा देता हूँ बी वैल्यू के साथ, ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी पिक नहीं करेगा और मैंने इसको ESI में मूव कर लिया। यूजुअली ESI को हम जो है वो यूज़ करते हैं इस तरह के एड्रेसिंग को सेव करने के लिए। ESI हो गया सोर्स के लिए, EDI डेस्टिनेशन के लिए, तो ज़रूरी नहीं इसे EAX में भी मूव किया जा सकता था, लेकिन अच्छी अप्रोच ये है कि एड्रेसिंग के लिए हम ESI को यूज़ करें। ये भी एक 32 बिट का रजिस्टर है और ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम एड्रेसेस रिटर्न करवाएंगे तो एड्रेसेस हमेशा असेंबली लैंग्वेज में 32 बिट्स के होते हैं। तो जब भी एड्रेस को रिटर्न करवाना है तो वो रजिस्टर के अंदर रिटर्न करवाना है जो कि 32 बिट का हो। तो यहाँ पे उसने ऑफसेट बी वैल्यू ESI में मूव किया है, बी वैल्यू को मूव नहीं किया बल्कि साथ उसके ऑफसेट लगा दिया। अगर बी वैल्यू मूव करता तो बी वैल्यू में जो भी वैल्यू पड़ी होती वो मूव होनी थी, लेकिन अब जब ऑफसेट किया है तो इसका ऑफसेट रिटर्न होगा। तो बी वैल्यू का ऑफसेट हमारे पास हमने एग्जांपल लिया ये है, तो ये वैल्यू ESI में मूव हो जाएगी। यहाँ पे ESI का ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, इस स्टेटमेंट के फौरी बाद हमने एक और डाटा बनाया जो कि W वैल्यू वर्ड था। ठीक है, अब अगर मैं ऑफसेट W वैल्यू का ESI में मूव करूंगा तो वो मेरे पास इसने एक बाइट ले लिया, 4001 को इसने कंज्यूम कर लिया। ये जब डाटा स्टार्ट होगा तो ये 4000 इसने कंज्यूम कर लिया। ये जब स्टार्ट होगा तो ये 4001 से स्टार्ट होगा। जब हम इसको ऑफसेट मूव करेंगे ESI में तो ये 4001 से होगा। किसने एक ही बाइट लेना था। अब ये जो हमारा डाटा है ये वर्ड है, तो वर्ड 2 बाइट्स लेता है, यानी 2 ऑफसेट लेता है। इट मींस इसने 1 भी कंज्यूम कर लेना और 4002 भी इसने कंज्यूम कर लेना। नेक्स्ट जो भी डाटा आएगा वो 4003 से आएगा। तो हमने डी वैल्यू डी वर्ड का जब ऑफसेट रिटर्न करवाया तो 4003 मिल जाएगा। अब ये जो नंबर है, ये जो डी वैल्यू है, ये स्टार्टिंग ले रहा है 4003 से, लेकिन ये खुद है 32 बिट्स का, यानी 4 बाइट्स का डी वर्ड है। तो इसने 4 ऑफसेट्स लेने हैं, यानी कि 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद नेक्स्ट जो भी डाटा आएगा वो हमारा स्टार्ट होगा 4007 से। तो अगर हम इस वेरिएबल का, इस डी वैल्यू 2 का अगर हम ऑफसेट रिटर्न करवाएं ESI में मूव करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ये हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसका ऑफसेट फाइंड कर सकते हैं। ऑफसेट कैन आल्सो बी अप्लाई टू ए डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड। डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड पे भी अप्लाई हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बना ली 1 2 3 4। ठीक है, मैं इनका इंडिविजुअली भी ऑफसेट चेक कर सकता हूँ ऑफसेट ऑपरेटर से, यानी कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था माई एरे अगर 4 कर दूंगा, ठीक है, तो मैं इसका
मूव कर रहा हूँ। अगर मैं माई एरे के आगे कुछ नहीं लिखता तो वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। वर्ड है तो माई सेकेंड एलिमेंट माई एरे प्लस 2 पे होगा। अगर मैं वर्ड है तो फिर माई एरे 4 के ऊपर थर्ड एलिमेंट होगा। यानी मैं इस नंबर को मूव नहीं कर रहा इस स्टेटमेंट में, बल्कि इस नंबर का ऑफसेट मूव कर रहा हूँ ESI के अंदर। ये तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं ऑफसेट्स को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास PTR ऑपरेटर। You can use the PTR operator to override the declared size of an operand. For example, that you would like to move the lower 16 bits of a double word variable named mydouble into AX. ठीक है जी, PTR ऑपरेटर जो है वो डिक्लेयर्ड साइज को ओवरराइड कर देता है। ये चीज हमारी जो एग्जांपल है उससे एक्सप्लेन होगी। फॉर एग्जांपल एक डी वर्ड बनाते हैं, ठीक है, डी वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस डी वर्ड को, जो कि मेरा लार्ज नंबर है, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ AX के अंदर। ठीक है, तो मैंने जब हमने पढ़ा था स्मॉलर इंटीजर्स को लार्जर में मूव करें, तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि लार्ज नंबर्स को स्मॉल स्पेस में मूव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूव जब भी लगाया जाता है तो इंस्ट्रक्शन दोनों ऑपरेंड्स का जो है वो मेमोरी साइज सेम होना चाहिए। और ये भी हमने डिस्कशन की थी कि अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव करना है तो कैसे करें। वो हमने करने के लिए 0 एक्सटेंड किया था और साइन एक्सटेंड किया था। मूव ZX भी पढ़ा था और मूव SX भी पढ़ा था, क्योंकि मैंने ये बात की थी कि लार्ज नंबर को स्मॉल डाटा में मूव नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं ये काम करूं इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे मैंने किया है कोड के अंदर, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? ये 32 बिट का नंबर मैं 16 बिट के रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका PTR ऑपरेटर यूज करके कुछ पोर्शन मूव कर सकता हूँ। 16 बिट का पोर्शन AX में मूव कर सकता हूँ। तो साइज ओवरराइड का ये मीनिंग है। इसका साइज ओवरराइड हो जाता है, यानी कि वो जस्ट उतने ऑफसेट की वैल्यू उठा लेता है जितनी हम उसे कहते हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो इसके ये स्टेटमेंट होगी मूव AX वर्ड PTR। तो PTR एक तो हमने ऑपरेटर लगा दिया माई डबल के साथ। माई डबल तो वेरिएबल नेम है, ठीक है, मैं इस डाटा का कह रहा हूँ, माई डबल हो गया। PTR मैंने साथ ऑपरेटर लगा दिया। PTR ऑपरेटर के पहले हम उसे बताते हैं कितना पोर्शन उठाना है, यानी कि यहाँ पे बाइट भी आ सकता है, यहाँ पे वर्ड भी आ सकता है, यहाँ पे डी वर्ड भी आ सकता है। वर्ड लिखने का मीनिंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल का जो है 16 बिट का पोर्शन मूव कर दें AX के अंदर। ओके, अगर मैं यहाँ पे बाइट लिखूंगा तो इसका मतलब होगा इस वेरिएबल का 8 बिट का पोर्शन मूव कर दें AX के अंदर, या एक बाइट मूव कर दें AX के अंदर। तो ये सब करेंगे तो हमारा जो है वो ये नंबर जो है 16 बिट का 5 6 7 8 ये मूव हो जाएगा AX के अंदर। अब इस सारी डिस्कशन से ये बनता है, क्वेश्चन ज़हन में आता है कि हमारा 1 2 3 4 क्यों नहीं मूव। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमने इसमें देखा कि हम कह रहे हैं कि 16 बिट, ये भी तो 16 बिट ही बनते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये बनता है कि 1 2 3 4 क्यों नहीं मूव हुआ, 5 6 7 8 ही क्यों मूव हुआ। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई नंबर सेव किया जाता है तो वो लिटिल एंडियन ऑर्डर के अंदर सेव होता है, यानी कि आखिरी वाले डिजिट्स जो हैं वो पहले ऑफसेट पे 7 8 5 6 3 4 एंड 1। ठीक है, ऐसे नंबर सेव होता है। तो जब आप उसके पहले 16 बिट्स उठाएंगे या 2 बाइट्स उठाएंगे तो 5 6 7 8 मूव होगा, 1 2 3 4 मूव नहीं होगा। ये एक तरीका भी है कि किसी जगह से डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम ऐसे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये ज़हन में आती है बात कि क्या हम 1 2 3 4 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो PTR ऑपरेटर को यूज करके ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम ये कर सकते हैं कि ये मेरे 4 बाइट्स हैं, ओके, हम मूव करना चाहते हैं 16 को, तो वर्ड PTR यूज होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है।
वर्ड पीटीआर हमने यूज करना है, यानी हम कह रहे हैं 16 बिट का पॉइंटर उठाना है, 2 बाइट्स को उठाना है और पिक करने हैं किसके, माई डबल के। ये यहाँ तक स्टेटमेंट सेम है, लेकिन मैं माई डबल के साथ अगर +2 लिख दूँ तो वो इन 2 बाइट्स को स्किप कर देगा। ये हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। माई डबल सिंपल हो तो वो फर्स्ट होता है, माई डबल +1 होगा तो वो सेकंड होगा, माई डबल +2 हो तो वो नेक्स्ट होगा, माई डबल +3 हो तो वो नेक्स्ट होता है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम नेक्स्ट डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स हैं, ये हमने देखे हैं। अगर मैं माई डबल +2 कर दूं, इट मीन्स कि अब ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि माई डबल +2 से डाटा उठाना शुरू करो और वर्ड उठा लो। वर्ड मीन्स 16 बिट के 2 बाइट्स उठा लो, तो वो ये कहेगा कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये उठा लें और ये मेरे 2 नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4 हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो लिटिल एंडियन ऑर्डर में सेव होगा। ठीक है जी, तो ये तरीका है इसका डाटा को रिट्रीव करने का। तो हम कोई भी किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चंक को या पोर्शन को हम उठा सकते हैं पीटीआर ऑपरेटर को यूज करके। ये साइज को ओवरराइड कर देगा, ये यहाँ पे एरर नहीं देगा कि ये 16 बिट है तो आपने 32 बिट का क्यों लिखा माई डबल, ठीक है, क्योंकि हम उसका उतना ही पोर्शन रिट्रीव कर रहे हैं। Similarly, we could use the byte PTR operator to move a single byte from my double to BL. ओके, तो हम सिंगल बाइट को भी यूज कर सकते हैं, बाइट पिक करना रिसीव करना तो बाइट पीटीआर यूज करेंगे, बाइट पीटीआर माई डबल। अब इसके आगे प्लस करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई ऑफसेट ऑपरेंड नहीं है, तो ये पहला बाइट उठा लेगा तो पहले बाइट में हमारे आखिरी 2 डिजिट्स होंगे जो कि 7 8 है। ओके जी, मूविंग स्मॉलर वैल्यूज इनटू लार्जर डेस्टिनेशन। अगर स्मॉल वैल्यूज को लार्ज डेस्टिनेशन में मूव करना है तो उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं लार्ज वैल्यू को स्मॉल में कैसे मूव करना है स्पेस में, तो उसका तरीका एक हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और एक हमने आज भी देख लिया पीटीआर ऑपरेटर को यूज करके। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि पॉसिबल नहीं है लार्ज को स्मॉल डेस्टिनेशन में, स्मॉल वैल्यूज को सॉरी लार्ज में मूव करना, तो ये भी पीटीआर ऑपरेटर से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या है, स्मॉलर वैल्यूज इनटू लार्जर डेस्टिनेशन। हमारा लार्ज डेस्टिनेशन यहाँ पर है EX जो कि 32 बिट का है और स्मॉल है हमारे पास 16 बिट्स के 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैं अगर इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, PTR वर्ड लिस्ट करूंगा एक, तो दूसरा मैं डी वर्ड कर लूंगा, क्योंकि हमने कहा कि अरे के अंदर कोई रेंज चेक नहीं है, असेंबली के अंदर कोई रेंज चेक नहीं है। मैंने उससे ये कहा कि वर्ड लिस्ट को पिक करें, रिसीव करें, रिट्रीव करें डाटा, पहले ऑफसेट से रिट्रीव करना है क्योंकि इसके आगे प्लस करके कुछ भी नहीं लिखा, और रिसीव कितना करना है 32 का 32 बिट, तो पहले वो 1 2 3 4 रिट्रीव कर लेगा, फिर 5 6 7 8 इन इस ऑर्डर, और फिर हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो EX में पूरा 32 बिट के नंबर्स आ जाएंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑपरेटर। ओके जी, टाइप ऑपरेटर क्या करता है, टाइप ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स ऑफ ए सिंगल एलिमेंट ऑफ ए वेरिएबल। ओके, तो एक तो चीज थी हमारे पास टाइप, मैंने जब लास्ट टाइम अरे का साइज कैलकुलेट किया तो कहा था कि एक तो टाइप होती है चीज, ठीक है, कितने बाइट्स का है, तो टाइप एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है वो कितने साइज का है, तो टाइप ऑपरेटर से हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि एक हमारा जो एलिमेंट है वो कितने बाइट का है। तो ये जो आंसर रिटर्न करता है ये बिट्स में नहीं करता बल्कि बाइट में करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बाइट का वेरिएबल बनाया, वर्ड बनाया, डी वर्ड बना लिया, क्यू वर्ड बना लिया, 4 वेरिएबल्स बना लिए। ठीक है, अगर मैं इसका साथ टाइप वेरिएबल 1 लिखूंगा तो आंसर 1 आएगा क्योंकि 1 बाइट का है, टाइप वेरिएबल 2 करूंगा तो रिजल्ट 2 आएगा क्योंकि वर्ड 2 टाइप का होता है, टाइप वेरिएबल 3 करूंगा तो रिजल्ट 4 आएगा क्योंकि 4 बाइट्स का होता है, क्यू वर्ड करूंगा तो रिजल्ट 8 आ जाएगा जो क्योंकि मेरा इसमें क्यू वर्ड में 8 बाइट्स होते हैं। इसी तरह से लेंथ ऑफ ऑपरेटर है, दी लेंथ ऑफ ऑपरेटर काउंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम एरेज को कोड के थ्रू कैलकुलेट किया था कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली करना हो तो लेंथ ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं लेंथ ऑफ बाइट 1 तो रिजल्ट 3 आएगा क्योंकि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। अगर मैं इस एरे पे गौर करूं तो मेरे पास इस एरे के अंदर
जो है वो 30 DUP क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी कि 30 अनइनिशियलाइज्ड हैं एलिमेंट्स और 2 मेरे पास ये जीरोज हैं। कॉमा लगा के हम इसमें और भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर 30 ये एलिमेंट्स हैं और 2 ये हैं, यानी कि 32 रिजल्ट आंसर आएगा इसका अगर मैं इसका लेंथ ऑफ फाइंड करूंगा। अरे 2 है, वर्ड 5 DUP 3 DUP क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 के अंदर 5 डुप्लीकेट बनाए, फिर उस डुप्लीकेट के अंदर 3 डुप्लीकेट्स बना दिए, तो 3 ये बनेंगे और 3 में और 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अनइनिशियलाइज बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट जो आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा। अगर डी वर्ड के केस में देखें तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, अगर इसका लेंथ ऑफ करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा, नीचे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। अगर एक ये मैंने स्ट्रिंग बनाई हुई है इन्वर्टेड कॉमास ये कोर्स के अंदर, ठीक है, एक बाइट की स्ट्रिंग बना ली है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अगर हम इसका लेंथ ऑफ फाइंड करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 0, तो 9 इसका रिजल्ट आ जाएगा अगर इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा टाइप ऑपरेटर जो था, ये टाइप बताता है बाइट्स के अंदर, लेंथ ऑफ ऑपरेटर जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो टोटल अगर साइज कैलकुलेट करना हो तो साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया जाता है। साइज ऑफ ऑपरेटर इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ मल्टीप्लाइड बाय टाइप, यानी अगर कोई एरे है मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एरे ले लेते हैं, मैं इसका टोटल मेमोरी साइज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, पहले एक इंडिविजुअल का फाइंड करूँ, कितना कितने बाइट्स ले रहा है वो टाइप से आएगा, फिर मैं देखूं इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे नज़र नहीं आ रहा और मैं कोड को फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ या डाटा फॉर एग्जांपल इनपुट आ रही है, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं या क्या है, तो मैं एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेंथ ऑफ से फाइंड कर सकता हूँ। तो एक के 4 है और टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16 इसने बाइट्स लिए होंगे, ठीक है। इसी तरह से साइज ऑफ डायरेक्टली ये काम कर देता है, लेंथ ऑफ को टाइप से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे ये वर्ड है, ठीक है, वर्ड मेरे पास जो है वो 2 बाइट्स का होता है, तो 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक 2 का है और ये 32 एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसका हम फाइंड करें साइज ऑफ या इसकी टाइप फाइंड करें तो 2 आएगा, टाइप इज 2, लेंथ ऑफ फाइंड करें तो वो 32 है, ठीक है, और अगर हम साइज ऑफ करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी जो कि 64 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर किसी भी सिस्टम में मूव भी कर सकते हैं अगर आप यूज करने आगे कहीं, तो ये ऑपरेटर से जो डाटा से रिलेटेड थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।